Hi Uttawari, very warm welcome to the channel. Welcome back to the channel. I am Shipra Mishra और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए। आज मैं कुछ हटके लेकर आई हूँ। डेफिनेटली आपके वीडियोस कंटिन्यू होने वाले हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि एकेडमिक वीडियोस कहाँ चले गए। बट अभी मुझे एक बहुत ही मेजर कंसर्न जो था उसके ऊपर वीडियो लेकर आना था। सो 11th जो हैं मेरे प्यारे बच्चे, इनके एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ ऐसे बच्चे जिनके अक्टूबर में स्टार्ट हैं। 12th हाउएवर अपने इंटरनल एग्जाम्स दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कॉमन कंसर्न जो सबके सामने आ रही है वो ये कि मैम हम पेपर देखते हैं और हम ब्लैकआउट हो जाते हैं। अभी तक कोई भी स्कूल ओएमआर पे पेपर नहीं करवा रहे हैं, ओएमआर या पूरे पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर नहीं करवा रहे हैं। तो हाफ ऑफ यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस एकदम ऐसे सब्जेक्टिव मैनर में। आधों के पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, बाकी जिनके ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव हैं, उनको आंसर शीट में लिखना है। तो अभी फ़िलहाल तो हम ये बात कर लेते हैं कि किसी भी क्वेश्चन पेपर को, चाहे कैसा भी हो वो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, उसे कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, और वो भी एकदम प्रो जैसे। सो बच्चावाड़ी, आज जैसे कि आप ऑलरेडी टाइटल देख चुके हो, आज हमारा जो टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि कैसे किसी भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। चाहे आप कोई भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सीबीएसई ही एग्ज़ाम के लिए ही ट्राई कर रहे हो। चाहे आप आगे चल के भी कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो, कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो, क्वेश्चन ये है कि कैसे किसी भी तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया जाए। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने आती है जब हम लोग एग्जामिनेशन फेज़ में होते हैं। आई थिंक अभी एकदम राइट टाइम है आपको बताने का और उस पर डिस्कशन करने का। आपके सामने एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप सीबीएसई से हो या फिर आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो। आई थिंक अभी तो एग्ज़ाम का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो गया है और अभी आधे लोगों के पास में कम टाइम है एग्जामिनेशन में, और आधे लोग जो हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, आधे खुद की तरफ से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कुछ एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा सीबीएसई के टूवर्ड्स रहे, क्योंकि बच्चे जो है वो चाहते थे कि मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये बनाऊँ। ऑलराइट, सो सबसे पहली बात तो बच्चावारी ये है कि आप तैयारी कैसे करोगे और कैसे आप यहाँ तक, इस स्टेज तक पहुँचने वाले हो। इस वीडियो को कुछ स्टेजेस में हम लोग करने वाले हैं डिस्कस, और फिर हम यहाँ तक फाइनली पहुँचेंगे। डेफिनेटली एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, बट अभी फ़िलहाल तो हम ये बात कर लेते हैं कि हम क्या ऐसा करें जिससे हम लोग जब एक्चुअली क्वेश्चन पेपर के सामने बैठे तो हमें सब कुछ आ जाए। आप पूरे साल कितनी मेहनत करते हो, या फिर आप ने कितने घंटे पढ़ाई की है, या फिर क्या चीज़ को आपने सैक्रिफाइस किया, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जो करते हो जाके उन 3 घंटे में, या आपको जितना भी टाइम दिया जाता है एग्जाम में, आप जितना जो भी जाकर उन 90 मिनट्स में, 3 आवर्स में जो करके आते हो, उससे सबको फर्क पड़ता है और उसी से आपको फर्क पड़ेगा। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप बीमार हो गए थे या फैमिली कंडीशन क्या थी या कुछ भी। बच्चा बारी एग्जाम का रिजल्ट या तो पास होता है या फेल होता है। हम लोग अगर कोई एक चीज को बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया था, देन दैट इज जस्ट एन एक्सक्यूज। आज के इस वीडियो में मैं बस वही बताने वाली हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते, और ये पूरा का पूरा साल जो है वो मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत टफ रहा है। तो मैं ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि आपने इस पूरे के पूरे साल में एकदम रेगुलरली पढ़ाई की होगी। अगर इस पूरे साल में कोई सबसे ज़्यादा सफ़र किया है तो वो है बच्चे। पहले ये नहीं पता कि कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो ये पैंडेमिक की वजह से ये चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो गई है। बट क्वेश्चन ये है कि जो हो गया है वो तो हो गया है, अभी क्या करना है। अभी से आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अभी भी आपके पास में पावर है। मैं आपको मेरी स्टोरीज बताती, बट दिस इज नॉट अबाउट मी, दिस इज अबाउट यू। सो एवरी एग्जाम हैड समथिंग गोइंग ऑन विद मी। हर एक एग्जाम जो मैं देती थी उसके साथ में कुछ तो मेरे को तोहफे में मिलता था, और मुझे वो पहले टैकल करना होता था एग्जाम से। तो डेफिनेटली अगर मैं एक्सक्यूज देती या कोई भी एक्सक्यूज देता, तो वो सच में सारे लोगों को एक्सक्यूज ही लगता है कि यार ये क्या है, ये दिस डजंट मैटर, पहले पढ़ाई नहीं की थी क्या।
बट आई न्यू दैट दैट्स हाउ माई लक इज गोइंग टू बी, एंड दैट्स वाई मैं उसके साथ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया. स्टार्टेड स्टडिंग रेगुलरली. नाउ दैट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट डू. अभी सितंबर में, ऑलमोस्ट सितंबर एंड में हम लोग आ गए हैं. अभी तो आप ये नहीं कर पाओगे कि आप वही पेस से चलो जैसे आप चलते अप्रैल से. अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते, मई से, जून से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते, तो वो तो नहीं हो सकता. बट क्वेश्चन ये है कि अभी भी करके हम पढ़ाई अगर अभी भी स्टार्ट करें तो क्या हम 40 आउट ऑफ 40 लेकर आ सकते हैं सीबीएसई में, और बाकी सारे एग्जाम्स में भी क्या हम 100% रिजल्ट लेकर आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप लेकर आ सकते हैं. हम लोगों को आज के क्लास में, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में ये डिस्कस करना है कि हम ऐसा क्या करें कि इस टाइम को हम बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें और उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर पे आए. मैं अभी चाहे 16 घंटे पढ़ लूं हर दिन, पर अगर मैं क्वेश्चन पेपर में जाकर कुछ नहीं लिखकर आ पा रही हूं तो मेरे उस 16 घंटे की गवाही कौन देगा? Who will actually come and say कि हाँ मैंने देखा था इसको 16 घंटे पढ़ते हुए? Nobody. So my friends, let's begin. Let's understand how it should be now. If you start today, how you should start from today. What you should do so that you achieve where you wanted to. जहाँ पे आप पहुँचना चाहते थे, what you wanted to achieve, और वो डेस्टिनेशन जहाँ पर आप पहुँचना चाहते थे वहाँ आप पहुँच जाओ. सो सबसे पहली चीज तो यहां पर यह है कि अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो एक चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, और वो है आपकी स्लीप. मैम स्लीप की कोई चिंता नहीं है क्योंकि हम ना आराम से सोते हैं. नहीं, एडिक्वेट स्लीप आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. आपको ये चीज मैं अभी क्यों बता रही हूं. कभी कभी जब 1 महीना 2 महीने रह जाते हैं एग्जाम्स में, या शायद 15 दिन रह जाते हैं, हमारा माइंड इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है क्योंकि वो बाकी लोगों को देख रहा है. एंड देर आर सो मेनी पीपल जो कि वेट कर रहे हैं बस इस चीज़ का कि आप बोलो कि आपने नहीं पढ़ा, एंड दे आर देयर कि बस अभी तुमने नहीं पढ़ा, अभी हो गया तुम्हारा. तो इसके लिए अभी हम लोग क्या करें कि जिससे वो प्रेशर हम पे नहीं आए, क्योंकि वो जो प्रेशर आता है बच्चा वाली, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उसे हैंडल नहीं कर पाते. क्योंकि आप उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि आप एग्जाम से कुछ ही दिन पहले बीमार हो जाते हो और ये क्वेश्चन पेपर तक तो बात ही नहीं पहुंचती. इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको अभी बताने वाली हूं वो ये है कि आप अपना टाइम टेबल जब सेट कर रहे हो, कृपया करके कम से कम 6 घंटे की नींद जो है वो आपको वहां पे रखनी चाहिए. आपके माइंड को, आपके बॉडी को 6 आवर्स चाहिए जो भी आपने पढ़ा है उसे रिटेन करने के लिए. आप पूरे दिन रात बस ऐसे ही पढ़ के और फिर सोचोगे कि मैं एग्जाम में टॉप कर जाऊंगा. शायद आप टॉप कर भी दो, पर किस कॉस्ट पे? ये कौन सी कॉस्ट हुई कि आप टॉप तो कर गए पर आपकी हेल्थ पूरी तरीके से सफर कर गई. इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चा वारी कि आप अभी से पढ़ रहे हो. अगर प्रेशर लेने की कोई बात नहीं है, जो हो गया वो हो गया, पर कम से कम हम जो पढ़ रहे हैं उसमें ऐसे ना तैयारी कर दे कि उसके बाद में हमें ये लगे कि अरे यार मेरी तो नींद खराब हो गई, मेरी हेल्थ खराब हो गई, और आपकी हालत ऐसी हो जाए कि आप एक्चुअली एग्जाम देने ही ना जा पाओ. इसके लिए सबसे एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है स्लीप, क्योंकि अभी इस वक्त सारे के सारे बच्चे एक अलग ही प्रेशर में होते हैं, और वो अलग ही प्रेशर की वजह से आप कभी कभी स्लीप को, फूड को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो. जब भी आप टाइम टेबल बनाओ, अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो डेफिनेटली हम टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, पर अगर आप खुद टाइम टेबल बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप खाने का और सोने का जो टाइम है वो फिक्स रखो. हर एक चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाए चलेगा, पर आपके खाने और सोने के टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. इसका आपको खास करके ध्यान रखना है. नाउ आपने जब ये चीज के लिए अपना माइंड मेकअप कर लिया कि ठीक है मुझे इतना टाइम तो कम से कम खाने और सोने के लिए देना है, तो अब क्या करना है मैम? अभी हम क्वेश्चन पेपर तक कैसे पहुंचेंगे? जब आपने डेली रूटीन अपना फिक्स कर लिया है खाने और सोने के लिए, और बाकी का आपने टाइम टेबल बना लिया है, तो अब आपको एक्चुअली एग्जाम से पहले कौन कौन सी चीजों को अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए. सबसे पहले तो आपको लिस्ट बना लेनी चाहिए उन टीचर्स की जिनसे आप पढ़ रहे हो. आप जिनसे पढ़ रहे हो जो आपके लिए इफेक्टिव हैं, ऐसे टीचर्स जो आपको एफिशिएंटली कोर्स कंप्लीट करवा सकते हैं आपके पेस पे. कोई टीचर बुरा या अच्छा नहीं होता. हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है और यही उन्हें खूबसूरत बनाता है.
ये आपकी रिलेशनशिप को उनके साथ में बेटर बनाता है। आप एक टीचर के साथ में इसीलिए कनेक्ट हो पाते हो क्योंकि आपको उनसे समझ में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो महान है और बाकी सारे नहीं। हर एक टीचर, क्योंकि वो टीचर है तो वो डेफिनेटली सबसे पहले आपके बारे में सोचता है। तो आपको अभी ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऐसा टीचर है जिसके साथ में आप एफिशिएंटली पढ़ सकते हो, जो आपको इस ड्यूरेशन के अंदर पूरा का पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करवा सकता है। जब आपने ये कर लिया तो अब आपको टाइम टेबल बनाना है उनके अकॉर्डिंग। जब आपने उनके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना दिया तो 1 घंटा कम से कम अपने टाइम टेबल में आपको ऐड कर लेना है प्रैक्टिस का। और ये प्रैक्टिस किस चीज की होनी चाहिए? ये प्रैक्टिस 1 घंटे की होनी चाहिए, 3 घंटे की होनी चाहिए, आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। आप अभी अपने प्रेपरेशन के कौन से लेवल पे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने यहाँ पे डिसाइड किया है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार पढ़ चुका हूँ, सिर्फ एक प्रेशर है जो दिमाग में आ रखा है कि मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा, बस दैट इज द केस दैट्स हैपनिंग, अदरवाइज एवरीथिंग इज कंट्रोल, देन आपको 3 घंटे जो है 3 घंटे की प्रैक्टिस का टाइम निकाल लेना चाहिए। 3 आवर्स का आपको टाइम निकाल लेना चाहिए। और ये 3 आवर्स के अंदर अगर आप सीबीएसई बोर्ड्स में टर्म 1 टर्म 2 में बैठ रहे हैं तब आप 2 पेपर इसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप किसी और एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं तो आप 1 पेपर इसके अंदर सॉल्व कर पाएंगे। वॉट एवर द केस इज, 3 घंटे का आपको प्रैक्टिस निकालना है। और प्रैक्टिस का टाइम क्या होना चाहिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चावारी। मैं आपको लेकर आ रही हूं यहां पे और इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पता है कि आपका पेपर कौन से समय पे होने वाला है, जैसे कि हमें पता था कि हमारे सीबीएसई बोर्ड जो है उसका टाइमिंग, उसका जो पूरा टाइम पीरियड है वो 10 से 1 के बीच में होता है, तो मैंने ये कोशिश की थी कि 10 से 1 के बीच में तो मेरा माइंड सबसे अटेंटिव होना चाहिए। मैं हो सकता है 9 बजे सो रही होंगी, हो सकता है 2 बजे सो रही होंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 से 1 के बीच का टाइम पे तो मेरा माइंड सबसे ज्यादा अटेंटिव होना चाहिए, क्योंकि वही अटेंटिवनेस मुझे चाहिए होगी पेपर में। हैबिट बनानी पड़ती है। अगर आप सोच रहे हो कि आप अभी तक देर रात तक पढ़ रहे हो और 12-12 बजे उठ रहे हो और जब बोर्ड एग्जाम्स आएंगे या जो भी एग्जाम्स आएंगे आप फटाक से उठ के चले जाओगे और वहां पे आप एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन, सारे रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन या फिर सारे के सारे आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन फटाफट कर लोगे तो आप गलती कर रहे हो। आप गलती कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे जो है उनका एक ही कंप्लेन आता है कि हम एग्जाम में ब्लैकआउट हो जाते हैं और उसके पीछे यही रीजन है। आपकी बॉडी का एक रूटीन है और आपको आपकी बॉडी को संभालना आना चाहिए। अगर आपको पता है कि 10 से 1 के बीच में पेपर होगा तो 10 से 1 के बीच में आपका माइंड सबसे ज्यादा अटेंटिव होना चाहिए और 21 दिन तक यह होना चाहिए। 21 डेज आपको यही करना है। 21 डेज 3 आवर्स आपको देने हैं अपने पेपर के लिए। 21 डेज, आई एम स्पीकिंग साइंटिफिकली, और ये 3 आवर्स आपको इसके लिए देने हैं क्योंकि इस दौरान आपका माइंड अब ज्यादा अटेंटिव हो जाएगा, क्योंकि माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि यार 10 से 1 के बीच में तो मेरे को पेपर ही करना है। 10 से 1 के बीच में मेरे को बस वो प्रेशर ही झेलना है। इससे आपको अगर बाय चांस आप नाइट आउल हो, आप लेट उठते हो, अर्ली राइजर हो, बीच में ब्रेक लेते हो, खाना खाते हो, वो सब रूटीन एकदम सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं एग्जाम में जाते भूख लग जाती है, प्यास लग रही है, वॉशरूम जाना है, नींद आ रही है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चा बारी आपने 1 साल मेहनत की है, और अगर आपने 1 साल मेहनत नहीं की है तो कम से कम 1 साल सफ़र तो ज़रूर किया है। और आप प्लीज अपने ऊपर थोड़ी दया कीजिए, क्योंकि वो 3-1.5 घंटे जिसके भी पेपर के लिए आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको अभी खुद पे थोड़ा सा रहम करना चाहिए और खुद से क्या करना चाहिए कि मैं इन 3 घंटों को बिल्कुल भी वेस्ट ना करूं, कम से कम इसमें मैं प्रैक्टिस करूं ताकि मेरा दिमाग जो है वो बहुत अटेंटिव हो जाए। तो जब आपने प्रॉपर नींद ले लिया, खाने का टाइम सेट कर लिया, आपके पास में टीचर्स है जो आपको कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, आप 3 घंटे आपके एग्जाम टाइम के अकॉर्डिंग ये 3 घंटे निकाल के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की प्रिलिमिनरी तैयारी तो हो गई है आपकी। दैट मीन्स क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की प्रिलिमिनरी तैयारी हम कर चुके हैं। अब हम लोगों को बस एग्जाम में जाके क्वेश्चन पेपर को एक्चुअली अटेम्प्ट करना है। अब इसका क्या मतलब है मैम, एग्जाम पे अब हम फाइनली आ गए हैं उस फेज पे जहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में है और अब हमें क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। मैम कैसे करें?
आपको पता है कि जिस टाइम पे एग्जाम हो रहा है उस टाइम पे आपका दिमाग सबसे ज्यादा तेज है, क्योंकि 21 दिन तक आपने यही किया है, 21 दिन तक आपने यही प्रैक्टिस की है, तो उस वक्त आपका दिमाग सबसे ज्यादा तेज होता है। अगर आपको ये चीज पता है तो सबसे पहले आएगा कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज, अगर आप एक ऐसे एग्जाम में बैठते हैं जो आपको रीडिंग का टाइम देता है, तो मैं डेफिनेटली आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि उस टाइम को प्लीज मेडिटेशन के लिए यूटिलाइज कीजिए। आपको किसी चीज का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी जान हमारे लिए आपके एग्जाम से ज्यादा कीमती है। 15 मिनट का अगर आपको रीडिंग टाइम मिलता है, बहुत सारे जो प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर नहीं मिलता है, पर अगर आपको सीबीएसई लेवल पे 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, जो कि मिलता है, अब पता नहीं कि पेपर पैटर्न कैसा हो गया इसकी वजह से वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट यस अगर वो मिलता है तो कृपया करके मेडिटेट कीजिए, क्योंकि जब आप मेडिटेट करेंगे तो यहाँ पे आपके दिमाग में थॉट्स नहीं होंगे। जब आप उस रीडिंग टाइम के अंदर पेपर पढ़ लेते हैं तो आपका जो दिमाग, जो कि कंप्यूटर से भी तेज है, वो पेपर के सारे क्वेश्चन के टैब्स को खट 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 ओपन कर देता है। आप यहां पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर रीड कर रहे हैं, आपने पॉलिटिकल साइंस का पेपर रीड किया, आपके सामने आ रहे हैं कोल्ड वॉर का क्वेश्चन आ गया, आपके लिए यूनाइटेड नेशन का क्वेश्चन आ गया। कोल्ड वॉर में मैम ने क्या पढ़ाया था वो वीडियो दिमाग में ओपन हो जाएगी, यूनाइटेड नेशंस में मैम ने क्या इंपॉर्टेंट चीज बताई थी वो वीडियो ओपन हो जाएगी। आपको अगर इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, जो भी सब्जेक्ट्स का आप एग्जाम दे रहे हैं, जो भी टॉपिक उसके अंदर आएगा, आपका दिमाग उसको एकदम से ओपन कर देगा। आपको ये लगेगा कि यार ये एक क्वेश्चन है जो कि लेफ्ट पेज पे था, 4th लाइन पे, पर उस वर्ड का मतलब वो वर्ड समझ नहीं आ रहा, कोई एक स्टार्टिंग वर्ड बता दे तो मुझे याद आ जाए। वो इसके लिए क्योंकि आप अभी खो चुके हो उसको। अगर आप इस तरीके से 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पेपर रीड कर लोगे तो जो 50 क्वेश्चन है उसके 50 टैब्स आपके खुल जाएंगे, जहां पे आपको, जब आपने उस क्वेश्चन को पहली बार पढ़ा था, एक खतरनाक क्लैरिटी थी, अब आप उस क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करने के लिए पढ़ेंगे वो क्लैरिटी 50 से कम हो जाएगी, क्योंकि अब आपका दिमाग 50 क्वेश्चन में डिवाइडेड है। अब आपका दिमाग किसी एक क्वेश्चन के बारे में नहीं सोच रहा, अब आपका दिमाग 50 क्वेश्चंस पे डिवाइडेड है, एंड दैट इज व्हाई वो क्लैरिटी हो जाएगी 0। वो 50 में डिवाइड हो गई है। तो मैम क्या करना चाहिए? आपको उस 15 मिनट के अंदर मेडिटेट करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि एग्जाम अगर मेरा अच्छा चला गया तो यार मैं क्या क्या करूंगा, क्योंकि ये पॉजिटिविटी है जो कि जरूरी है बच्चावाड़ी। आपको पता है, मैं बच्चों को बताती हूँ और मैं आप लोगों को भी आज बताती हूँ, मेरे बच्चों के जो पेपर है, पिछले 8 साल से मेरे बच्चे जो पेपर में जा रहे हैं बोर्ड में अटेम्प्ट करने के लिए, वो वहां 3 घंटे पेपर लिख रहे होते हैं, मैं यहाँ 3 घंटे चैंट कर रही होती हूँ उनके लिए। मेरे इंग्लिश का पेपर होता है, मैं 3 घंटे चैंट कर रही होती हूँ उनके लिए। क्यों? इसके लिए नहीं कि हे भगवान वो टॉप कर जाए, इसके लिए कि वो पॉजिटिव आउटलुक से पेपर को अटेम्प्ट करे, कि वो घबराए नहीं, कि वो कुछ छोड़ के नहीं आए, कि टाइम पे उनका पेपर खत्म हो जाए। एंड टच वर्ड, आज तक ऐसा हुआ है। एक रीजन है कि आप लोग इतना प्यार मुझे देते हो, और एक रीजन है कि हमारा और आपका रिश्ता इतना गहरा है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है। बट यस, मैं चाहती हूं कि आप उस 15 मिनट के अंदर अपने आप को रिलैक्स करें, काम डाउन करें, क्योंकि आपने बहुत प्रेशर लिया है। पिछली रात को आप नहीं सोए होंगे, पता नहीं कितना प्रेशर आपके दिमाग में, और 100 तरीके की और चीजें जो इंसान की लाइफ में चलती रहती हैं वो भी आपके दिमाग में है। 15 मिनट रिलैक्स कीजिए और पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचिए, ताकि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से पेपर को देखें। उस पॉजिटिव माइंडसेट से आप पेपर को देखें। ट्रस्ट मी, अगर आपको लग रहा है कि 15 मिनट मेरे वेस्ट हो जाएंगे, नहीं, ये 15 मिनट आपको आने वाले आधे घंटे को वेस्ट करने से बचाएंगे। जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप उस क्वेश्चन को घूरते रहेंगे और आप किसी तो ख्याल में खो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आधा घंटा निकल जाएगा। उस आधे घंटे से बचाने के लिए ये 15 मिनट अगर वेस्ट हो भी गए तो चल जाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि मैं 100 तरीके के लोगों के से पीछे आ जाऊंगा, कि इतने सारे बच्चे तो पहले रीड करके अटेम्प्ट कर चुके होंगे। अरे कुछ नहीं, अगर उन्होंने पूरा पेपर रीड किया होगा तो वो आपसे कम श्योर रहेंगे, ये साइंटिफिक है। मैं आज आपको कोल्ड वॉर बोलती हूं, आपके दिमाग में कोई तो एक टैब खुलता है। मैं आपको बोलती हूं द लास्ट लेसन, आपके दिमाग में कोई तो एक टैब खुलता है। मैं आपको बोलती हूं रंगाज मैरिज, आपके दिमाग में कोई एक टैब खुलता है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हूं, आपके दिमाग में कोई एक टैब खुलता है, क्योंकि आपने वो मुझसे पढ़ा हुआ है, आपने बुक्स को, नोट्स को, स्लाइड्स को देखा हुआ है। जैसे ही मैं वो बोलती हूं वैसे ही माइंड उसकी इंफॉर्मेशन हमारे सामने रखता है। और ये साइंस है बॉस, इसमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है।
नेचुरली जब आप उस क्वेश्चन को देखोगे, आप क्वेश्चन को देख के खुश हो जाओगे कि पेपर मुझे आता है, मुझे ये क्वेश्चन आता है, पर इसके साथ साथ ऐसे क्वेश्चन जो सीबीएसई गूगली देने वाला है आप उन्हें भी रीड करोगे, और पूरे पेपर के अंदर आपको यही चिंता रहेगी कि आपको वो 4 क्वेश्चन नहीं आते, आप ये नहीं देखोगे कि आपको अगले 46 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। और उन 4 क्वेश्चन की टेंशन में उन 46 क्वेश्चंस का भी आप बेड़ा गर्क करके आओगे, और वो भी एकदम अनश्योर होके, आपको बिल्कुल श्योरिटी भी नहीं रहने वाली है। इसके लिए इन 15 मिनट के अंदर हम करेंगे रिलैक्स, और जैसे ही हमने इस पेपर को, इस टाइम को मेडिटेशन के लिए यूज कर लिया, या फिर मान लीजिए कोई क्रेडेंशियल्स उन्हें फिल करवाने हैं एग्जामिनेशन अथॉरिटी को, हमने वो फिल करने के लिए यूटिलाइज कर लिया, थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक के लिए यूटिलाइज कर लिया, अब हम पेपर खोलेंगे। अब हम पेपर खोलेंगे जब यहाँ पे एक बेल बज रही है जिसके अंदर बोला गया है कि अब आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो। अब हम लोग पेपर को अटेम्प्ट करेंगे लाइक अ प्रो, क्योंकि हमने पूरे 1 महीने उतनी मेहनत की है जो शायद लोग 1 साल भर में करते हैं, और वो मेहनत मैं आपसे करवाऊंगी, आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपके साथ हूं, और डेफिनेटली हम हमारा कोर्स को एकदम प्रो के जैसे कंप्लीट करेंगे। बट उससे पहले आपको ये आउटलुक देना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जिस जंग की आप तैयारी कर रहे हो वो जंग है कौन सी, आप वहां पे जाके करने क्या वाले हो, आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं आपको एमलेसली तैयारी करवाती जाऊंगी और आप एमलेसली तैयारी करते जाओगे तो ना मैं तो कहीं पहुंचूंगी और ना आप। तो एम को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपने उस पेपर को खोला है, अब आप उस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो मैम आपने तो रीड करने से मना कर दिया था, अब मैं क्या करूं? अब आपको उस पेपर को खोलना है, उस पेपर में से फर्स्ट वाले क्वेश्चन को रीड करना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को रीड करके एकदम पॉजिटिव आउटलुक से, एकदम शांति से, माइंड को कंट्रोल करते हुए कि मैं दूसरे क्वेश्चंस नहीं देखूंगा, आपको सोचना है कि उसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अगर आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तब आपको साइड में, अपने आंसर शीट में साइड में एक लाइन बना लेनी चाहिए जिसके अंदर आप अपने सारे के सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो लिखो। एक लाइन ड्रॉ कर लो और उस लाइन को ड्रॉ करके वहां पे ऊपर रफ लिख दो, ताकि से जो भी इसको चेक करे उसे पता चले कि रफ वर्क है। आपको क्वेश्चन को देख के जो भी याद आता है आप वो पॉइंटर्स छोटे छोटे लिख दो, बस एक एक वर्ड लिख दो, ताकि से जब आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा आपके दिमाग में जो टैब खुले, आपने उनको खुलते ही सीधा सीधा लिख दिया। अब आपने लिख दिया, अब आप आराम से उसे पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो, उस पर ब्यूटीफुल आंसर लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट सारे आपके पास लिखे हुए हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग का भी मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी और इस बात को मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगी। बट अभी फिलहाल अजम्पशन ले लेते हैं कि आप सबके पेपर ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि सीबीएसई ने यही चीज बोला है, अगर सब्जेक्टिव है तो आपको इस तरीके से करना है। सब्जेक्टिव वालों के लिए मैं अलग से और वीडियो लेकर आऊंगी आंसर राइटिंग पे, अटेम्प्ट करने पे क्वेश्चन पेपर को, पर ये हम लोग फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव वाले पेपर्स पे। सो ऑब्जेक्टिव वाले पेपर पे मैंने जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन देखा, मुझे आ रहा था, मुझे पता था, मैं श्योर थी इस चीज को लेके कि मेरा आंसर यही होगा। तो अब मुझे ओएमआर ओपन करनी है और ओएमआर ओपन करके करेक्ट नंबर चेक करके उसी की लाइन में उस ऑप्शन को सर्कल करना है, और उस ऑप्शन को पूरी तरीके से सर्कल करना है। और ये पूरी तरीके से सर्कल मैं इसके लिए करने वाली हूं क्योंकि आपका जो बॉल पॉइंट है, वो बॉल पॉइंट उसको जब सर्कल करता है तो वो बॉल उसके ऊपर चलती है, और क्योंकि उसके ऊपर वो बॉल चलती है कंप्यूटर उसे रिकॉग्नाइज कर पाता है। अगर आप उसे आधा छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं आ पाता, एंड क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं आ पाता कंप्यूटर उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। हम लोग यहां पे गलती नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ए ऑप्शन को एनसर्कल किया है क्वेश्चन नंबर 1 के, पर आप मान लीजिए अब थर्ड क्वेश्चन में मान लीजिए कि आप डी ऑप्शन को एनसर्कल करना चाहते थे, पर आपने सेकंड क्वेश्चन छोड़ दिया, तो आपने सेकंड क्वेश्चन के डी ऑप्शन को एनसर्कल कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। डेफिनेटली टीचर्स वहां पर आपको 4 तरीके की चीजें बताते हैं, ऐसे बोलते हैं कि चलो ऐसा कर लो कि इसको काट दो, दूसरे वाले को एनसर्कल कर लो, बट दैट विल बी अ प्रॉब्लम। आपने 1 साल जो मेहनत की है, आपके मॉम डैड ने 1 साल जो आपके लिए इतने सैक्रिफाइसेस किए होंगे, आपके एजुकेटर्स ने जो आपके लिए किया है, वो इसके लिए नहीं किया है। और ये अटेंटिवनेस क्योंकि हमें एग्जाम में चाहिए, इसके लिए मैंने आपको बोला 15 मिनट शांति कर लो, शांति रख लो, रिलैक्स कर लो। ये बोल दो कि अगर मेरे को कुछ भी नहीं आया पेपर में तो भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा,
कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। शांत हो जाओगे, आप ऐसे ऐसे पॉजिटिव आउटलुक से आओगे कि ऐसे कैसे नहीं आएगा मुझे, मैं कुछ भी करके इस पेपर को बहुत अच्छे से करके आने वाला हूं, क्योंकि मैंने मेरा 1 साल इसके ऊपर लगाया है और मुझे उस कॉलेज में जाना है, वो मुझे बाय चांस सब्जेक्ट चाहिए, मुझे उस स्कूल में पढ़ना है, या मुझे ये करना है, या मुझे ये ड्रीम पूरा करना है। और ये आउटलुक के साथ में आप पेपर के अंदर एंटर कीजिए। आपने फर्स्ट क्वेश्चन का देख लिया कि मुझे ए आंसर मार्क करना है, आपने ए मार्क कर लिया। अगर बाय चांस आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 रीड किया, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे छोड़ देना है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 के नंबरिंग पे एनसर्कल कर लूंगी, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि मुझे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता है, तो मैंने पेंसिल से इस पे एनसर्कल कर लेना है। अब पेंसिल से इस पे एनसर्कल कर लूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 बाय चांस मुझे आता है और क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे को पता है कि डी आंसर है, तो मैं डी को एनसर्कल करूंगी, ना कि क्वेश्चन नंबर 2 के डी को, क्योंकि अब मैंने इसको अलग से मार्क कर दिया कि मैंने ये फिल नहीं किया है। अब मैंने अच्छे से मार्क कर दिया है कि ये मैंने फिल नहीं किया है, इसके लिए नेचुरली मैं ये गलती नहीं करने वाली हूं और इनफैक्ट डी को ही मार्क करने वाली हूं। तो ये मैं डेफिनेटली करने वाली हूं। इससे क्या होगा, मेरे जो भी मेरे को नहीं आएंगे मैंने एनसर्कल कर लिए और बाकी सारे मैंने सर्कल कर दिए, एकदम अच्छे से फिल कर लिए। एक परेशानी और है, आपको इंटरनल चॉइसेस दी हुई है। अब वो इंटरनल चॉइसेस इस प्रकार हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके का सैंपल पेपर आया है, क्वेश्चन में एकदम क्रोनोलॉजिकली नंबरिंग आई है। दैट मीन्स हो सकता है कि आप सैंपल पेपर के सेक्शन सी में हो, बट वो क्वेश्चन नंबर 50 है। तो इसका मतलब ये है कि आपको 60 क्वेश्चन का एक OMR शीट मिलने वाला है, और जो भी क्वेश्चन आप स्किप करने वाले हो एज एन ऑप्शन, कि भाई ये मैंने ऑप्शन इसको स्किप किया है, तो जो भी क्वेश्चन आप स्किप करने वाले हो, आपको बस उसके किसी में भी एनसर्कल नहीं करना और दूसरे वाले में कर लेना है। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? समझना एक बार के लिए कि आपको इस तरीके से OMR पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चंस दिए हुए, मान लीजिए कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं सिर्फ अजम्पशन ले रही हूं, आपको बोला है कि आपको एनी 5 करने हैं। 8 क्वेश्चन में से कोई भी तो केवल 5 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको ये दिया हुआ है और नंबरिंग इस तरीके से दी हुई है, आपने चूज किया कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 करूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा, 4 करूंगा, 5 करूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर 7 करूंगा, 1 2 3 4 5, मैं ये क्वेश्चंस करने वाला हूं। आपने ये डिसाइड किया, आपने क्वेश्चन नंबर 1 के मान लीजिए डी को एनसर्कल कर दिया है, तो डी को आपने एनसर्कल कर दिया, हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 एज अ चॉइस छोड़ना चाहते हो, आपको चॉइस दी थी क्वेश्चन में, आप इसके लिए इसको छोड़ना चाहते हो, पर आपने ये चीज को अच्छे से मार्क नहीं किया। तो आपने क्या किया, आप करना चाहते थे डी को मार्क और आपने मार्क कर दिया 2 में सी को। आप डी में सी को मार्क करना चाहते थे, आपने 2 में सी को मार्क कर दिया। अब ये काउंट हो गया। अब आप सोच रहे हो कि एनी 5, अब एनी 5 में जो आपको 5 उसके अंदर दिए हुए हैं, केवल वही एकदम शुरुआती 5 जो हैं, केवल वही चेक होंगे। अब इस ये गलत हो सकता है, सही हो सकता है, भगवान जाने। तो आपको अगर बाय चांस क्वेश्चन नहीं आ रहा या क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, इसका काम एक यही है कि आपको यहां पे ये गलती होने से अपने आप को बचाना है। और इसके लिए आप क्या करोगे, आप एक एक क्वेश्चन रीड करोगे, एक एक क्वेश्चन को पढ़ोगे और उसके ही साथ में आप उसी क्वेश्चन को एनसर्कल करते जाओगे। जिस क्वेश्चन को नहीं आता इसलिए छोड़ोगे, या जिस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ोगे क्योंकि एक इंटरनल चॉइस है, उसके नंबर को एनसर्कल करते जाओगे, उसके नंबर को एनसर्कल कर लोगे, ताकि अब आप उसे मार्क गलती से ना कर दो। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का, और वो भी एज और लाइक अ प्रो। इसके साथ साथ एक और गड़बड़ है, और इसके साथ साथ वाली गड़बड़ ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैम मैं पहले ऐसा कर लेता हूं कि मैं पहले पूरा पेपर पढ़ लेता हूं, मैं पूरे पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लेता हूं, मैं पेपर पढ़ लेता हूं, पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लेता हूं, और लास्ट में OMR फिल करता हूं। आपको 60 क्वेश्चन दिए हैं, आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। आपने पूरा पेपर पढ़ लिया, पहले तो टैब्स ओपन हो गए,
आपने खतरनाक कैलकुलेशन से कैसे जैसे स्ट्रगल करके रो रो के पूरा पेपर भी सॉल्व कर लिया। आपने टाइम देखा, आपके पास सिर्फ 10 मिनट है ओएमआर को फिल करने के लिए, और कितने क्वेश्चंस फिल करने हैं? 50। और वो भी कैसे फिल करने हैं? अगर सर्कल ये है तो ऐसे नहीं करना है, अगर सर्कल ये है तो इसमें पूरा शिद्दत से उसे बिल्कुल एकदम बॉल पॉइंट से आप जितना एनसर्कल कर सकते हो आपको उतना उसको एकदम एजेस तक फिल करना है कि कोई भी एज जो है वो रह ना जाए। आपको पूरा उसको फिल करना है। आपको पता है कितनी भयंकर टाइम लगता है इसके अंदर, कि इसके अंदर आपको कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है जब आप इसे फिल करने वाले हो। और आपके पास 10 मिनट बचे हैं और उन 10 मिनट के अंदर अंदर आपको 50 क्वेश्चन फिल करने हैं। क्या ऐसी चीज़ अफोर्ड कर पाएंगे हम लोग? नहीं कर पाएंगे। आपको पेपर आता था, आपने पेपर को अटेम्प्ट भी कर लिया, आपको पूरा का पूरा पेपर आपने सॉल्व कर लिया, पर आप किस्मत तो देखो कि आपने ओएमआर में जहां पे वो चेक होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर रफ पेपर कोई चेक नहीं करेगा, आपने ओएमआर के अंदर उसे फिल नहीं किया है। आपने ओएमआर के अंदर उसको फिल नहीं किया है जहां पे आपको आइडियली उसे करना चाहिए था। अब क्या होगा बच्चावाड़ी? अब ये होगा कि आपने कितनी भी मेहनत कर ली, आपने आखिरकार जितने क्वेश्चंस को फिल किया है उसके ही मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए ये गलती हमें नहीं करनी है। हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को जैसे हम लोग क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, जैसे उसे सॉल्व करे जा रहे हैं, लगे हाथ वैसे के वैसे ही फिल करते हुए जाना है, ताकि से कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूट ना जाए फिल हुआ हुआ। एक बार को पेपर छूटता है तो अलग दुख होता है, पेपर आते हुए सॉल्व करा हुआ पेपर आप मार्क नहीं कर पाते हो, वो अलग दुख होता है। वहां पे कोई इंसान बैठ के नहीं देखने वाला कि नहीं नहीं बच्चे ने टिक तो किया है, इसको 1 नंबर तो मिलना चाहिए। आपकी कॉपी चेक तभी होगी जब आपने ये सर्कल किया हुआ है, नहीं किया हुआ कंप्यूटर रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। इसीलिए आपको किस चीज पे फोकस करना है? अब आपको इस चीज पे फोकस करना है कि आप जितना हो सके आप एकदम पेपर के साथ में एक एक क्वेश्चन पढ़ो, पूरा क्वेश्चन नहीं, एक एक क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते और एनसर्कल करते जाओ। क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, कितने चॉइसेस दिए हुए हैं, दैट मीन्स कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, कितने करने हैं, ये पढ़ते जाओ और उसके अकॉर्डिंग अपने साइंस बनाते जाओ, ताकि आप गलती से उनमें फिल ना कर दो। कसम से आप ये करोगे, इसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया। और पूरा पेपर नहीं पढ़ना है। अब लास्ट तक आपने पूरा पेपर कर लिया है, अब आप उन क्वेश्चंस पे आ जाइए जो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए थे। अब चाहे वो एज एन ऑप्शन छोड़ दिया है या फिर आपको नहीं आ रहे थे इसलिए छोड़ दिया। आपके पास में सीबीएसई की दया से हर क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप छोड़ सकते हो। अब आपको जितने भी आपने क्वेश्चंस छोड़े हैं उनके सारे लाइंस में जाकर चेक करना है कि गलती से तो आपने उसे फिल नहीं कर दिया है, क्योंकि गलती से आपने उसे फिल कर दिया है तो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम पता है क्या होगी? ये क्वेश्चन नंबर 2 को अगर 3 समझ के फिल कर दिया, मतलब 3 को 4 समझ के फिल कर दिया, 5 को 4 को 5 समझ के फिल कर दिया, एंड सो ऑन। इसके लिए पहले वो चेक कर लो। अब आपने वो चेक कर लिया, आपको कोई गलती नहीं समझ में आ रही, अगर गलती लग रही है आप जाओ टीचर के पास में, बोल दो नहीं हुआ, मेरे से ये गलती हो गई है। कोई शर्म की बात नहीं है। आपका जो पूरा जिंदगी है, आपका पूरा एक साल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू शर्म। हो सकता है कि सीबीएसई ने इसके लिए भी कोई तो चीजें बना रखी हो और उसके लिए आपको कोई ना कोई सोल्यूशन वहां पे आपके जो इन्विजिलेटर्स होंगे, जिलेटर्स होंगे, जिलेटर्स होंगे, वो डेफिनेटली आपको हेल्प कर देंगे। अब जैसे आपने ये कर लिया तो आप ऑप्शंस को चेक कीजिए, आप पेपर को चेक कीजिए, आप देखिए कि आपको जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने कंपलसरी थे कि आपने वो कर लिए। अगर नहीं तो अब इनमें से जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं इन्हें रीड कीजिए, सोचिए और अब आप इन्हें अटेम्प्ट कीजिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि बाकी सारे हो सकता है एग्जाम वाले बच्चे जो सीए पेपर दे रहे हो, सीएस पेपर दे रहे हो, वो इसे देख रहे हो, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो कृपया करके उसे छोड़ ही दीजिए। आप सीबीएसई से हैं, आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है अब आप उसे अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि मैं श्योर हूं कि आप हमारे साथ तैयारी करोगे तो आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। और मैं आपको बता देती हूं कि 20 नंबर का पेपर ऐसा आएगा, 20% पेपर, आई एम सो सॉरी, ऐसा आएगा जो कि आप ऐसे कर लोगे
और बाकी का 40% पेपर जो है, बाकी का 60% पेपर जो है, वो 60% पेपर ऐसा आने वाला है जो आपने पढ़ा, जो है, जो हमारे साथ प्रैक्टिस किया है, जो हमारी बातें सुनी है, उसकी मदद से ऐसे कर लोगे। और सिर्फ 20% पेपर ऐसा आएगा जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और उन्हीं क्वेश्चंस की, उसी तरीके के पेपर की तैयारी हम करके बैठेंगे। तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि जिसके अंदर आप दिमाग लगाओ और दिमाग लगे ना। अब ये सब कैसे हो पाएगा? ये तब हो पाएगा जब आप ये 3 घंटे निकालोगे। तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट का राइट अप्रोच मैंने आपको बता दिया, पर यहां तक पहुंचने के लिए इस 3 घंटे में क्या करना है? इस 3 घंटे के अंदर आपको पेपर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन पेपर्स मैम प्रोवाइड कराएगी आपको। आप जिस भी सब्जेक्ट के हो, जो मैं पढ़ाती हूं, मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। क्वेश्चन पेपर्स की आप चिंता मत कीजिए, आप Amazon से, स्टेशनरी से जाकर OMR शीट ले आइए, और नहीं तो OMR शीट को गूगल पे सर्च कीजिए और उसका प्रिंट निकलवा लीजिए। अब आपको यह करना है कि जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, आप उसको एक OMR साइड में लेकर बैठोगे और उसके साथ में इस 3 घंटे के अंदर OMR को सॉल्व करोगे। तो इससे जो मैम ने आज आपको 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले एक बात बताई है, उसे अच्छे से आप ध्यान में रखोगे और पेपर में वो गलती नहीं करोगे। एक रीजन है कि इस वीडियो को मैंने अभी बनाया है, और वो रीजन यही है कि मैं नहीं चाहती कि आप ये वाली गलती करो। तो अभी अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो कृपया करके सिर्फ सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि आपका जो सोल्यूशन है वो जब तक OMR पे रिफ्लेक्ट नहीं होता उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप OMR भी खरीद लीजिए, लिंक मैं आपको दे दूंगी यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप ये वाले शीट्स खरीद सकते हैं, आपको बाकी आसपास कोई मिलते हैं आप वो खरीद सकते हैं। OMR शीट जो है उसका प्रिंट निकाल कर सकते हैं। पर आप प्लीज इन टिप्स एंड ट्रिक्स को मेरी मत सुनो, पर इन टिप्स एंड ट्रिक्स को पहले इस्तेमाल कर लो, फिर विश्वास कर लेना। आप मेरी मत सुनो कि मैम क्या कह रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज मैम ने आपको जो भी बताया, आपके पास 1, 1.5, 2 महीना है, मैम को टेस्ट करो। मैम ने बोला है पूरा पेपर नहीं पढ़ना है, मैम ने ये जितने भी टिप्स दिए हैं, मैम के ये जो मैम ने आपको वेपन्स आज थमा दिए हैं, इन वेपन्स को जाके सीधा बोर्ड में टेस्ट नहीं करना। इन वेपन्स को कृपया करके अभी टेस्ट कर लो, ताकि अगर धार की जरूरत हो तो आ जाए उसमें। दैट मीन्स आप मेरी सुन रहे हैं, आपने अभी तक ये वीडियो देखा है, तो आप ये सारे जो इतने भी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपने पेपर में आप अभी से इन 3 घंटों में अप्लाई करके देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम, नहीं मेरे को मैम का बिल्कुल भी पैटर्न नहीं जम रहा है, आपको जो पैटर्न जम रहा है आप वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और डिसलाइक कर जाइएगा वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हो और आपको सच में फर्क दिखता है, ऐसे बच्चे जो ब्लैकआउट हो जाते थे, ऐसे बच्चे जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते थे, अगर आप 21 दिन तक 3 घंटे निकालते हो 2 पेपर सॉल्व करने के लिए, या किसी और पेपर की हो जिसके अंदर 3 घंटे लगते हैं, अगर आपने 21 दिन तक उसी टाइम पे जब आपका एग्जाम होने वाला है इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में सॉल्व किया है पेपर, OMR लेकर अगर आप बैठे हो और उसके बाद में आप में कॉन्फिडेंस आया है, तभी इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और तब जाके आज के 21 दिन बाद में आप कॉमेंट कीजिएगा कि दिस इज वर्किंग। हेल्प कीजिएगा अपने बाकी के जो इस चैनल के, ये आपका चैनल है जैसे कि मैं बोलती हूं, इस चैनल के बाकी जितने हम लोग हैं, इस फैमिली के जो भी पार्ट्स हैं, आप सबको हेल्प कीजिएगा कि हाँ दिस इज वर्किंग। मैं जो बोल रही हूं मुझ पे भरोसा मत करो, पर आप इसे ट्राई करके देखो, आपके काम आएगा तो आप दूसरों को बताओ। आप बताओ, इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें और इसे राइट अप्रोच से अटेम्प्ट करने की तैयारी मैं करवाऊंगी आपको। इसके साथ में बच्चावाड़ी अब मैं चलती हूं। आई होप आपको पता चल गया हो कि मंजिल कौन सी है, क्योंकि राह तो हम तय कर लेंगे, वो पूरा जर्नी तो हम तय कर लेंगे, बट वो डेस्टिनेशन का एक बार आपको दिखाना कि वो डेस्टिनेशन कैसा है वो ज़रूरी था, और उसकी जर्नी का एक ब्लूप्रिंट देना आपको ज़रूरी था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आप गोवा पे स्वेटर्स पहन के आओ। हम चाहते हैं कि हम पहले ही बता दें कि हम गोवा जा रहे हैं, ताकि आप तैयारी फिर उस हिसाब से करो। सो ये था मेरा वीडियो, मेरी तरफ से आपका राइट अप्रोच एक क्वेश्चन पेपर को, ऑब्जेक्टिव पेपर को
अभी से अटेम्प्ट करने की तैयारी करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, 21 दिन बाद आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ पे कमेंट करके बताइएगा इफ इट्स वर्किंग। एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग विथ यू, प्लीज कमेंट करके बताइएगा दैट इट इज नॉट वर्किंग। I will personally contact you and look into the matter and finally help you with something else. कुछ तो हम सोच ही लेंगे। एक बच्चा जिसके लिए ये वर्क कर रहा है वो तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपके लिए ये वर्क नहीं कर रहा है तो क्या परेशानी है, उसको देखकर आपके लिए भी एक प्लान तो हम बना ही लेंगे। ये आप सबका है और आप सबके लिए है, तो अभी से इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड बिल्कुल आप अभी मेरे एकेडमिक वीडियोस भी देखने वाले हो इस चैनल पे, तो डेफिनेटली आप जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती थी, जो पढ़ाती हूँ, उन सब के वीडियोज़ मैं यहाँ पे लेकर आने वाली हूँ, तो आप उन्हें इन्जॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैंने आपके टाइम के साथ में जस्टिस किया होगा। एंड इफ़ यस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू। बाय।